हेलो एवरीवन। तो हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी देख रहे हैं। तो एनसीईआरटी में आज हम क्लाइमेट स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। प्लीज़ आप खुद से पढ़े तो बेहतर ही है। अगर नहीं खुद से पढ़ना है तो प्लीज़ आप किसी के भी वीडियो देख ले, बट ये टॉपिक जो है इसको स्किप बिल्कुल ना करें। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछती है। आप अगर यूपीएससी के 2011 से भी देखोगे ना और 2024 तक के, तो इसमें से आपको अच्छी खासी पीवाईक्यू आपको मिलेंगे क्लाइमेट से रिलेटेड। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस यूनिट में क्या क्या आता है ये हम देखेंगे। अगर इस यूनिट में आप देखते हो ना तो इसमें एटमॉस्फेयर आता है। एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर होते हैं तो वो हम देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हमें देखना है। दूसरा है इसमें इंसोलेशन, मतलब सोलार जो सन के रेज आते हैं अर्थ के ऊपर उसको इंसोलेशन बोला जाता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, हीट बजट ऑफ द अर्थ, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब उसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, एडवेक्शन, ये सब चीजें आते हैं। फिर टेम्परेचर, फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, फिर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके ऊपर 2 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में, ठीक है। फिर थर्ड यहाँ पे प्रेशर, मतलब ये क्लाइमेट के पार्ट है। क्लाइमेट में ये सब चीज़ें आती है, एटमॉस्फेयर, इंसुलेशन, प्रेशर। तो प्रेशर बेल्ट्स, विंड, प्लानिटरी, सीजनल, लोकल, एयर मासेस, फ्रंट्स, ट्रॉपिकल, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, साइक्लोन्स। इंपॉर्टेंट है, अभी साइक्लोन्स आए थे, ठीक है। यहाँ पे प्रिसिपिटेशन, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, रेनफॉल, रेनफॉल के टाइप्स एंड वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन के, मतलब रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में, ठीक है। फिर वर्ल्ड क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन, ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है। कोपेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इससे रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट्स है जैसे पेरिस एग्रीमेंट, UNFCCC है क्लाइमेट चेंज के लिए, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। तो ये सब चीज़ें हमें अच्छे से आगे आप ये एनवायरनमेंट में कवर कर सकते हो। ये एनवायरनमेंट में कवर हो सकता है ये, लेकिन यहाँ पे बेसिक देख लो तो चलेगा। चलो देखते हैं आज का जो है वो है एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखो चैप्टर 8 हमारा है, ये चैप्टर 8। यहाँ पे कंपोजिशन एंड, होल्ड ऑन, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल चीज यही है, अर्थ मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है अर्थ का। अगर हम मीनिंग क्या होता है एटमॉस्फेयर का, अगर मान लीजिए आप अर्थ की बात कर रहे हो तो इसका मीनिंग क्या होता है, राइट। तो मान लो ये अर्थ है हमारी, ठीक है। ये हमारा इक्वेटर है, यहाँ पे थोड़ी सी इस तरह से है अर्थ, मतलब बल्ज है यहाँ पे और यहाँ पे नैरो हो जाती है। ये हमारे पोल्स है, ये पोलर रीजन, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। तो हमारी ये अर्थ है, हमने अर्थ के अंदर ये सब हमने मिनरल्स और जो रॉक वाला स्ट्रक्चर है वो सब हमने देखा है। लेकिन इसके साइड से यहाँ से आप देखोगे 32 किलोमीटर तक, 32 किलोमीटर तक एक लेयर है ऐसी। तो इस लेयर के भी अलग अलग, इस लेयर में भी अलग अलग लेयर्स है, वो बात अलग है। लेकिन इस ब्लैंकेट को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। सेम यही बात बोली है इन्होंने। और ये बिना एटमॉस्फेयर के, एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है, इसमें खास करके एयर होती है, और एयर में बाकी नहीं, मिक्सचर ऑफ एयर होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस एयर में होते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं।
और ये गैसेस का मिक्सचर है, इसीलिए यहाँ पे लाइफ सरवाइव करती है। लाइफ का मतलब क्या होता है, प्लांट आ गए उसमें, ह्यूमंस आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, बाकी अदर एनिमल्स आए, तो ये सब लाइफ जो है ये अर्थ के ऊपर सरवाइव करती है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो यही बोला है यहाँ पे। खास करके अगर आप देखोगे एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन है, सॉरी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो ये सब चीज इन गैसेस की वजह से सपोर्ट मिलता है यहाँ पे लाइफ को सस्टेन करने में अर्थ के ऊपर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, हम देखते हैं ऑक्सीजन जो है वो ह्यूमन एंड एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए, मतलब ये लाइफ गिविंग गैसेस बोला जा सकता है इसको, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन की वजह से हम ह्यूमंस एंड एनिमल्स सरवाइव करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी वजह से प्लांट सरवाइव करते हैं अर्थ के ऊपर। ठीक है, प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, द एयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ मास। 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर। मतलब 99% जो है ये कहाँ तक है, 32 किलोमीटर तक है अर्थ के सरफेस से लेके। एयर जो होती है, अब एयर की बात आई तो एयर को हम देख नहीं सकते क्योंकि कलरलेस है, और इसको स्मेल भी नहीं कर सकते क्योंकि ये ओडरलेस है, मतलब स्मेल नहीं आता इसका। और हम इसको जस्ट फील कर सकते हैं जब विंड ब्लो करती है, तब जाके हमको लगता है कि हाँ अभी हवा लगी। जब भी कूलर से हवा आती है या एसी से हवा आती है, जब हम फील करते हैं तभी तो बोलते हैं ना हमें एयर अभी फील हुई। तो जस्ट हम फील कर सकते हैं उसको, एयर को। यहाँ पे यही देखना हमें कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर किस चीज से बना है। ठीक है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में आप गैसेस देख सकते हो, वाटर वेपर्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, ये सब चीजों से एटमॉस्फेयर बना है। तो प्रोपोर्शन अगर देखा जाए इसमें, portion of gases changes in the higher layer of the atmosphere in such a way that oxygen will be almost in negligible quantity at the height of 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर के हाइट पे आपको यहाँ पे एयर जो है वो नेग्लिजिबल दिखेगी, मतलब बिल्कुल कम मात्रा में दिखाई देगी। लेकिन जैसे आप देखो ये मान लो ये सरफेस है, सरफेस के ऐसे ऊपर जा रहे हो 32 किलोमीटर तक तो आपका हवा अच्छे से, मतलब एयर अच्छे से महसूस होगी, लेकिन इसके बाद आपको निग्लिजिबल महसूस होने लगेगी। लेकिन इसके अंदर जो गैसेस होते हैं, ये अगर ट्रोपोस्फियर है हमारा, मतलब अर्थ के ऊपर का सरफेस वाला एयर है, तो यहाँ पे गैसेस में इतना चेंजेस नहीं आता। लेकिन नेक्स्ट लेयर पे जाओगे तो यहाँ पे गैसेस जो होते हैं उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं, उसके ऊपर वाले में जाओ और अलग चेंजेस आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से ये गैसेस चेंजेस होते रहता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर जो होते हैं आर फाउंड ओनली अप टू 90 किलोमीटर तक, मतलब 90 किलोमीटर तक ही आपको यहाँ पे वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिलेंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। उसके बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें गैसेस देखने हैं, तो गैसेस में क्या आता है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे। ये मेट्रोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। ये ट्रांसपेरेंट होता है जब सोलार, मतलब ये हमारा सन है, मान लो ये सन है और ये हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर जब भी मतलब सोलार रेज आते हैं ना, तो उसके लिए ट्रांसपेरेंट है ये कार्बन डाइऑक्साइड, इजीली आने देते हैं अर्थ के ऊपर। लेकिन अर्थ जब इसी मतलब अपने ये जो सोलार रेज है इसको एब्सॉर्ब करती है, जब अपना काम होता है तो रिटर्न भी बैक भी करती है ना, ताकि अर्थ का बैलेंस अच्छे से चल सके, इसीलिए रिटर्न भी करती है। जब वो ये रिटर्न कर रही होती है उसको क्या बोलते हैं, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। तो इसको ये ओपेक होते हैं, मतलब ये
ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, जाने नहीं देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इसको, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को। जब अर्थ रेडिएट कर रही होती है, छोड़ रही होती है टेम्परेचर, वापस बैक कर रही होती है, तो ये क्या होते हैं, उसको छोड़ने मतलब जाने नहीं देते हैं, रोक लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उसको। इसीलिए तो बोल रहे हैं ना हम, अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, यही एक कारण है कि जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। जब भी अर्थ रेडिएट करती है और वो जो टेम्परेचर रेडिएशन मतलब टेम्परेचर ही निकल के आता है ना, तो उसको जब वापस भेज रही होती है एटमॉस्फेयर में, तो ये जाने नहीं देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे मैंने आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में लिखा है थोड़ा। वार्म्स अर्थ सरफेस, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थ का सरफेस जो वार्म करते हैं उसी गैसेस को क्या बोलते हैं, हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। मतलब जिन गैसेस की वजह से ये इफेक्ट होता है उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4, मीथेन जो है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सबसे मेजर गैसेस है जिसकी वजह से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाई देता है। और फिर नेक्स्ट आते हैं CFCs है, यहाँ पे ओजोन है। ये ओजोन अलग है, जो लेयर में आता है ना, हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर में होता है, वो गुड ओजोन होता है। लेकिन जो ग्राउंड ओजोन होता है ना, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, ओजोन है, फिर CFCs है, फिर वाटर वेपर्स है। ये वाटर वेपर आल्सो पार्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, राइट। तो यहाँ पे हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा। अगर वॉल्यूम ऑफ द अदर गैस से देखा जाए, जो कि मतलब द वॉल्यूम ऑफ अदर गैसेस is constant, but the volume of carbon dioxide has been rising in few decades, mainly because of the burning fossil fuels. other gases जो है वो कांस्टेंट है, एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी मात्रा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हम जो है फॉसिल फ्यूल को ज्यादा जलाने लग गए हैं और उससे जो गैस निकलता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स में पेट्रोलियम आता है ना, हम यूज करते हैं, इसमें हमारे व्हीकल्स के अंदर यूज करते हैं। तो जब हम व्हीकल चलाते हैं उससे जो धुआं निकलता है उसी से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। दिस हैज आल्सो इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द एयर, और इसी की वजह से एयर का टेम्परेचर भी बढ़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ओजोन। ओजोन के बारे में हम देखते हैं। इट्स अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, फाउंड बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर्स, मतलब लगभग 10 से लेके 50 किलोमीटर तक आपको ओजोन लेयर दिखाई देगी। और ये किसका काम करती है? ओजोन लेयर काम करती है जो भी सन से रेज आते हैं, मतलब जो सन रेज आते हैं उसको फिल्टर करती है, और फिल्टर करने के बाद वो अर्थ के ऊपर भेजती है। फिल्टर करना मतलब क्या होता है, जो हार्मफुल रेज होते हैं उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं खास करके, वो स्किन के लिए अच्छे नहीं होते हैं, डैमेज करते हैं स्किन के लिए। तो ये जो ओजोन लेयर है ये क्या करती है, उस अल्ट्रावायलेट रेज को एब्सॉर्ब करने का काम करती है, जो अच्छे गुड सन रेज है उनको अर्थ के ऊपर भेज देती है। तो ये अच्छा खासा काम होता है ओजोन लेयर में, जो कि है 10 से 50 किलोमीटर तक। ठीक है, ये याद रख लेना, हो सकता है कि यूपीएससी इस तरह का स्टेटमेंट दे। नेक्स्ट है वाटर वेपर्स। नेक्स्ट गैस है वाटर वेपर्स। वाटर वेपर जो है ये एक वेरिएबल गैस है इन द एटमॉस्फेयर, और विच डिक्रीजेस विद द अल्टीट्यूड। जैसे अल्टीट्यूड मतलब हाइट होती है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे ये कम होते जाते हैं वाटर वेपर्स। ठीक है, वाटर वेपर्स मतलब क्या होता है, वाटर की बूंदे होते हैं, पानी की बूंदे होती है, राइट। तो ये जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे ये डिक्रीज होते जाते हैं। इन द वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स इट मे अकाउंट फॉर 4% ऑफ द ईयर बाय वॉल्यूम। तो ये अगर आप वेट एंड वार्म एरिया में दिखाई देगा, क्योंकि ये वाटर वेपर है, मतलब पानी की बूंदे, जहां पे वेट और वार्म मतलब ट्रॉपिक होगा वहां पे इनका अगर एयर में प्रेजेंट होते हैं ना वाटर वेपर, तो यहाँ पे ये एयर के कितने 4%, मतलब 4% एयर के ये उस एरिया में होते हैं बाय वॉल्यूम, इनकी साइज अगर देखी जाए तो। ठीक है, और अगर ये ड्राई एंड कोल्ड एरिया में इनको देखा जाए ना,
लाइक डेजर्ट में और या पोलार रीजन में, पोलार रीजन में, तो ये क्या होते हैं वहां पे 1% या 1 से भी कम परसेंट पाए जाते हैं। इट मे बी लेस देन 1% इन द ईयर। वहां की एयर जो होती है डेजर्ट एरिया वाली हो या पोल वाली एयर हो, उसमें ये 1% या 1 से भी कम परसेंट मात्रा में ये वाटर वेपर पाए जाते हैं। लेकिन ट्रॉपिक जो मतलब इक्वेटर वाला एरिया होता है हमारा, वहां पे गर्मी ज्यादा होती है, वार्म होता है, तो वेट ट्रॉपिक्स होता है ना, तो यहाँ पे इनकी 4% तक मात्रा एयर में पाई जाती है वाटर वेपर की। तो ये है। और दूसरी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे अगर देखते हो तो ये वो है, वाटर वेपर जो है जैसे जैसे इक्वेटर से आप मतलब ये अर्थ है मान लीजिए, ठीक है सही नहीं आ रही, लेकिन जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाओगे ना, वैसे वैसे जो वाटर वेपर्स है वो डिक्रीज होंगे। आपको पता है ना पोल का एरिया फ्रीजिंग होता है, यहाँ पे बर्फ ही पाए जाते हैं, तो वाटर वेपर कहाँ से बनेंगे? जहाँ पे टेम्परेचर, जहाँ पे गर्मी होती है वहां पे वाटर वेपर बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप नॉर्मली भी देख लो ना, गर्मी में आपको पसीना क्यों छूटता है, आपको स्वेटिंग होती है, क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का, वैसे हमारे अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे पोलर रीजन में तो फ्रीजिंग है, मतलब कोल्ड है, तो यहाँ पे वाटर वेपर बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे इक्वेटर है, तो इक्वेटर से आप जैसे पोलर रीजन की तरफ जाओगे तो ये वाटर वेपर जो होते हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। तो वही बोला है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इट इज ऑल्सो एब्सॉर्ब पार्ट्स ऑफ द इंसोलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व द अर्थ रेडिएटेड हीट। तो ये क्या करते हैं, अर्थ जो हीट रेडिएट करती है उसको प्रिजर्व करने का काम करते हैं। क्यों? जैसे ही सोलार की इंसोलेशन आते हैं तो उसको ये अब्सॉर्ब करते हैं, और इसीलिए जो अर्थ रेडिएट्स करती है हीट उसको प्रिजर्व करने का काम ये वाटर वेपर करते हैं। सो इन दिस एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट अलाउिंग द अर्थ नाइदर टू बिकम अ कोल्ड और टू नॉर टू हॉट। तो ये क्या एक्ट क्या करते हैं वाटर वेपर, इनका काम क्या होता है? बेसिकली अगर इनका काम देखा जाए ना तो ये ब्लैंकेट का काम करते हैं अर्थ के ऊपर। जैसे कि अर्थ को ये ज्यादा कोल्ड भी नहीं होने देते और ज्यादा हॉट भी नहीं होने देते हैं, तो इसीलिए इनको ब्लैंकेट का काम करते हैं, ऐसे बोला जाता है। वाटर वेपर आल्सो कंट्रीब्यूट टू स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी इन द एयर। एयर में ये स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी का भी काम करते हैं वाटर वेपर, ठीक है। अगर कोई पूछेगा आपको जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है, उसके गैसेज जो होते हैं उसमें वाटर वेपर आता है कि नहीं आता, अगर ऐसी स्टेटमेंट दी यूपीएससी ने, तो आपको वहां पे याद रखना है हाँ जरूर आते हैं वो, ठीक है। अभी देखना है यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स हमें, जो कि नेक्स्ट हमारा एटमॉस्फेयर का मतलब कंपोनेंट है। एटमॉस्फेयर में इसका भी कंट्रीब्यूशन है डस्ट पार्टिकल का। एटमॉस्फेयर हैज अ सफिशिएंट कैपेसिटी टू कीप स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल मतलब क्या होता है, स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि ओरिजिनेट करते हैं अलग अलग सोर्सेस से, जैसे कि सी सॉल्ट है, फाइन सॉइल है, या स्मोक सूट है, ऐश है, पोलन है, डस्ट है, डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ मेटियोर्स भी है। मेटियोर्स का मतलब क्या होता है और क्या होते क्या हुए है ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना। डस्ट पार्टिकल्स आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड इन दी लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, हो सकता है स्टेटमेंट में हाइयर दिया जाए, हाइयर लेयर में पाए जाते हैं डस्ट पार्टिकल, तो आपको याद रखना है डस्ट पार्टिकल जो है वो यहाँ पे लोअर लेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। ये इनका कन्वेंशनल एयर करंट जो होता है में ट्रांसपोर्ट देम टू ग्रेट हाइट। जो कन्वेंशनल करंट एयर करंट होता है उसकी वजह से ये हाइट मतलब हायर हाइट में जा सकते हैं। सो हायर कॉन्सेंट्रेशन अगर आप डस्ट पार्टिकल का देखोगे तो वो कहाँ पे मिलेगा, एक तो सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट रीजन में मिलेगा इसको, ड्यू टू ड्राई विंड की वजह से ये सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में तो वहां पे टेम्परेचर होता है, तो वहां पे एयर ज्यादा ब्लो करने के चांसेस होते हैं, तो
यहाँ पे इनका कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा हो सकता है इन कंपैरिजन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। इक्वेटर एंड पोलर रीजन में डस्ट, पोलर में तो फ्रीजिंग होता है, इक्वेटर में तो आपको वाटर वेपर्स आपको दिखाई देंगे, तो यहाँ पे विंड के चांसेस भी कम होते हैं। तो ये सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में ही इनका डस्ट पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। अगर आपको याद भी नहीं रहा ना तो बेसिक नॉलेज मतलब क्या बोलते हैं, लॉजिक लगा के आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ड्राई एरिया में विंड ज्यादा ब्लो करती है तो ये डस्ट पार्टिकल्स भी वहीं पे ज्यादा रहेंगे। So dust and salt particles act as a hygroscopic nuclei around which water vapor condense to produce cloud। ठीक है, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्ली का काम करते हैं डस्ट एंड सॉल्ट पार्टिकल्स। ठीक है, अराउंड द वाटर वेपर। तो और डस्ट पार्टिकल का आपको क्या याद रख लेना है, कौन से डस्ट पार्टिकल होते हैं। ये तो ये सॉल्ट वाला, सॉइल, फाइन सॉइल, स्मोक सूट, ऐश, पोलन डस्ट एंड डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ मेटियोर्स, ये डस्ट पार्टिकल्स में आते हैं। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पे मतलब पाए कहाँ पे जाते हैं, इनका कॉन्सेंट्रेशन जनरली कहाँ पे पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, तो लोअर लेयर में ये पाए जाते हैं। और इनका हायर कॉन्सेंट्रेशन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में होता है रादर देन इक्वेटर एंड पोलर रीजन। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है ये। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या क्या आते हैं, कौन से गैसेस आते हैं, वाटर वेपर्स आते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं। तो ये हमने एटमॉस्फेयर में देखा कंपोजिशन। अब देखना है हमें स्ट्रक्चर देखना है एटमॉस्फेयर का। तो एटमॉस्फेयर जो है कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर वैरिंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर। एटमॉस्फेयर में अलग अलग डेंसिटी होती है, अलग अलग टेम्परेचर होता है और उसमें अलग अलग लेयर्स है। तो डेंसिटी इज द हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। आप अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो सरफेस, अर्थ के सरफेस के पास एटमॉस्फेयर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है और डिक्रीज विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड। जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ेगा मतलब हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे ये डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एग्जैक्टली उठा के पूछ सकती है यूपीएससी। एंड द कॉलम ऑफ द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5। ठीक है, डिफरेंट लेयर डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर कंडीशन। अलग टेम्परेचर चेंज होता है वैसे वैसे लेयर्स भी अलग अलग होती हैं। दे आर ट्रोपोस्फियर है, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, थर्मोस्फियर है, एक्सोस्फियर, ये 5 लेयर्स आती हैं। इसमें फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे वो है ट्रोपोस्फियर। यहाँ पे उन्होंने स्ट्रक्चर डायग्राम भी दी है, देखो यहाँ पे ट्रोपोस्फियर 0 मतलब सरफेस से लेके 10 किलोमीटर तक कौन सा आता है हमारा 10 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर आता है। 10 से लेके 15 किलोमीटर तक हमारा स्ट्रेटोस्फियर आता है। 15 से लेके 18 किलोमीटर तक हमारा मेसोस्फियर आता है और 18 से लेके 400 तक यहाँ पे आता है हमारा थर्मोस्फियर। ठीक है, और ये पॉज क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इसीलिए हम इसको ट्रोपोपॉज। जैसे कि स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर की बाउंड्री होती है, वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो ट्रोपोपॉज बोला जाता है। स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर के बीच में जो स्ट्रेटोपॉज आता है वहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसलिए उनको पॉज बोला जाता है क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, हमें यहाँ पे ट्रोपोस्फियर देखना है जो कि लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की सबसे निचली लेयर मानी बोली जाती है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, जो कि जिसपे हम रहते हैं। और ये इसकी एवरेज हाइट अगर देखी जाए तो वो है 13 किलोमीटर और ये एक्सटेंड्स रफली हाइट 8 किलोमीटर नियर पोल्स के पास ये 8 किलोमीटर एक्सटेंड होती है और इक्वेटर के पास ये 18 किलोमीटर एक्सटेंड होती है। ठीक है, थिकनेस अगर देखी जाए ट्रोपोस्फियर की ये ग्रेट है। इक्वेटर के पास इसकी थिकनेस जो है वो अच्छी खासी है बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट की वजह से जो हीट होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है, इसीलिए यहाँ पे आप देखो इक्वेटर के पास यहाँ की थिकनेस ट्रोपोस्फियर की अच्छी खासी है। And this layer contain dust particle and water vapor। आपको ट्रोपोस्फियर में डस्ट पार्टिकल मिलेंगे, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल यहाँ पे आपको मिलेंगे और दूसरा है वाटर वेपर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, सीधा H2O
H2O लिखेंगे वाटर वेपर को, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लेना है, या आपको याद नहीं रहा तब भी आपको रटना तो है एटलीस्ट। एंड ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक्स प्लेस इन दिस लेयर। क्लाइमेट में और वेदर में जो चेंजेस होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, वो इसी लेयर में होते हैं, ट्रोपोस्फियर में होते हैं। और यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी यहीं पे होती है, ट्रोपोस्फियर में ही होती है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। और टेम्परेचर जो है यहाँ पे डिक्रीज होता है एट रेट क्या होता है टेम्परेचर डिक्रीज का 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट। एवरी 165 मीटर की हाइट पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है टेम्परेचर, ठीक है, टी टेम्परेचर का, और ये डिक्रीज का साइन यहाँ पे। मैंने अभी बोला कि ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी इसी ट्रोपोस्फियर में ही होती है। नेक्स्ट है जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फियर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फियर, उसको क्या बोला जाता है, ट्रोपोपॉज बोला जाता है। द एयर टेम्परेचर एट द ट्रोपोपॉज इज अबाउट -80 डिग्री सेल्सियस ओवर द इक्वेटर एंड अबाउट -45 डिग्री सेल्सियस ओवर द पोल्स। पोल्स का हमेशा कम ही होता है। सो टेम्परेचर हियर इज नियरली कांस्टेंट एंड हेंस दे कॉल्ड ट्रोपोपॉज, ठीक है। ट्रोपोपॉज मतलब वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जो भी पॉज आता है वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसीलिए उसको पॉज बोला जाता है। अब नेक्स्ट लेयर है हमारी 10 से 50 किलोमीटर तक जो है वो है स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, टेम्परेचर जो है यहाँ पे इंक्रीज होता है स्ट्रेटोस्फियर में, तो हमें यही देखना है। हाँ, स्ट्रेटोस्फियर फाउंड अबाउट द ट्रोपोपॉज एंड एक्सटेंड अप टू हाइट 50 किलोमीटर, ठीक है। ये तो हमने देखा। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर इज दैट इट कंटेन्स ओजोन लेयर। सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर होती है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होता है उसको एब्सॉर्ब करती है, एज अ शील्ड का काम करती है, जो कि सरफेस में मतलब अर्थ के सरफेस में आने नहीं देती, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटोस्फियर का काम है। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट है मीसोस्फियर। नेक्स्ट लेयर क्या है, यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे ट्रोपोपॉज आता है, उसके बाद आती है मीसोस्फियर। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सॉरी टेम्परेचर साइन, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है मीसोस्फियर में। तो यहाँ पे आप मीसोस्फियर आप देखोगे ना, तो क्या है, अबाउट स्ट्रेटोस्फियर के अबव आती है, एक्सटेंड अप टू हाइट 80 किलोमीटर है, हमने देखा है 80 किलोमीटर ही है। एंड इन दिस लेयर वंस अगेन टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग। मैंने बोला ना, यही इसी लेयर में फिर से टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इन अल्टीट्यूड रीचेस अप टू 100 -100 डिग्री सेल्सियस, हाइट ऑफ 18 किलोमीटर, सॉरी 18 नहीं 80 किलोमीटर। एंड द अपर लिमिट ऑफ द मीसोस्फीयर इज नोन एज द मीसोपॉज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखनी है हमें, पहले तो याद रखो मीसोस्फीयर में क्या होता है, सिर्फ टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होने लगता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है क्या, नहीं है। आयनोस्फीयर जो है वो 100 से लेके 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल नोन एज आयन, आयन का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है और हेंस इट इज नोन एज आयनोस्फीयर। इसी वजह से इनको आयनोस्फीयर बोला जाता है। यहाँ पे जो है रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। यहाँ पे अर्थ जो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करती है उसी को रिफ्लेक्ट मतलब फिर से बैक अर्थ के ऊपर ही भेजे जाते हैं। तो इसीलिए इस लेयर की वजह से, आयनोस्फीयर की वजह से, तो ये रेडियो वेव्स की बात याद रख लेना। यहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको आयनोस्फीयर बोला जाता है। ये दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखनी है। और टेम्परेचर जो है यहाँ पे इंक्रीज होने लगता है। पहले तो आपको ना पहली लेयर में डिक्रीज होता है, फिर दूसरी लेयर में इंक्रीज होता है, तीसरी लेयर में डिक्रीज होता है, फिर 4 लेयर में इंक्रीज होता है। इस तरह से याद रख लेना है। और ये अपर मोस्ट
लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर अबाउट द थर्मोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर के बाद ये सबसे एक्सोस्फेयर ही आता है यहाँ पे। तो ये आपको अच्छे से लेयर के बारे में याद रख लेना, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना लिमिटेड है उतना। और PYQ देखोगे ना तो आपको याद मतलब पता चलेगा कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं होता है, वरना आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यही बताऊं, करंट अफेयर्स के ऊपर लोग ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि यहाँ से 25 क्वेश्चन ही ओनली आते हैं, या लगभग 20 या 15 क्वेश्चन आते हैं, 20 या 15 क्वेश्चन आते हैं। इसके ऊपर कभी ज्यादा या कम क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन लोग इसको ही ज्यादा फॉलो करते हैं। अगर आप किसी भी कोचिंग क्लासेस का एक ही कंपाइलेशन पढ़ लो ना, तो उसी से एटलीस्ट आपके 10 या 12 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाकी तो किसी को भी नहीं आएंगे तो आपको भी नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप अपना टारगेट रखना चाहिए। और तो एक ही कंपाइलेशन फॉलो करो, इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, तो बेनिफिट अच्छे से होगा आपको ही। और दूसरी बात है, मैं बोलती हूँ पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी और जो हिस्ट्री वाला आप पोर्शन देखते हो, एंशिएंट और मिडाइवल से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और मॉडर्न से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर भी आपको इसको अच्छे से करना है, हिस्ट्री को। तो ये सब्जेक्ट आप अच्छे से करोगे ना, तो इसी से आपका प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है। ऐसे तो नहीं है कि आप करंट अफेयर्स में पास नहीं हो, मतलब आपको करंट अफेयर्स में अच्छे से मार्क्स नहीं आए तो आप पास ही नहीं होंगे, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। आपको कोई भी एक अच्छा एरिया अच्छे से करना है जहाँ पे आपकी सिली मिस्टेक हो, सब कुछ आपको अवॉइड करना है चीजें। देखो, मेरी जेन्युइन रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सब्जेक्ट जो है वो आपके अच्छे करें, वरना आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाओगे। मैं यही बोलूंगी आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं डिमोरलाइज नहीं कर रही हूँ, ये फैक्ट है। अगर आपने सब्जेक्ट अच्छे नहीं किए, सब्जेक्ट में आपकी जो बेसिक नॉलेज है ना, वो अगर आपकी अच्छी नहीं होगी ना, तो आप कोई एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज नहीं कर पाओगे। एलिमिनेशन टेक्निक तब यूज की जाती है जब आपके पास अच्छे से नॉलेज है, आपका जो बेस है वो क्लियर है, तब जाके आप एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे हमें देखना है, वो हमने एक्सोस्फीयर के बारे में देखा। दिस इज द हाईएस्ट लेयर बट लिटल नोन। इसके बारे में हम जानते नहीं, ये हाईएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। और यहाँ पे आपको इसके बारे में इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ये रेयरफाइड इन दिस लेयर्स है, ग्रेजुअली मर्ज विद द आउटर स्पेस के साथ ये मर्ज हो जाते हैं। ऑल्दो ऑल लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर मस्ट बी एक्सरसाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन अस, जोग्राफर आर कंसर्न विद द फर्स्ट 2 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, तो जोग्राफर भी उससे कंसर्न रखते हैं। और एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा मेन एलिमेंट जो होते हैं वेदर एंड क्लाइमेट के, वो है टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन, जिसकी वजह से अर्थ की जो मेन चेंजेस होते हैं ह्यूमन लाइफ के, इसी को इन्फ्लुएंस ये करते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा 9, 10 और 11 है उसमें हमें इसी को स्टडी करना है, टेम्परेचर को, प्रेशर को, विंड को, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। तो ये इसी को हमें वेदर एंड क्लाइमेट को ही अच्छे से स्टडी करना है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, तो उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ The following gases constitute major portion of the atmosphere। सबसे ज्यादा कौन है? नाइट्रोजन है। कितना है? 78% नाइट्रोजन पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्लियर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी और ह्यूमन कहाँ पे रहते हैं? ट्रोपोस्फियर में रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्ट, सी सॉल्ट, पोलन एश, स्मोक सूट, फाइन सॉइल, दीज आर एसोसिएटेड विथ डस्ट पार्टिकल्स। ऑक्सीजन गैस इज इन नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर 120, यहाँ पे 90 नहीं है, 120। ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर जो पाया जाता है वो 90 किलोमीटर तक ही पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। ठीक है, CO2 एंड H2O, ये 90 किलोमीटर तक ही पाए जाते हैं, इनकी लिमिट ही इतनी है। लेकिन ऑक्सीजन गैस जो नेग्लिजिबल होता है, मतलब कम मात्रा में जो मिलता है, 120 किलोमीटर तक मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस
is transparent to incoming solar radiation and opaque to आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एमसीक्यू देखे एनसीईआरटी के ऊपर, और बाकी आप अगर करो तो ये भी करो, अच्छे से आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें है उसको याद रखे, पीवाईक्यू जरूर देखे, पीवाईक्यू को भूल के भी भूलना नहीं है। ओके, एंड आपकी 2025 की प्रीलिम्स क्लियर हो, यही मेरी अपेक्षा है, यही मेरा पूरा मतलब क्या बोलते हैं, मेरी पूरे दिल से यही चाहते हैं कि आपकी 2025 की प्रीलिम्स क्लियर हो। प्लीज आप जो सब्जेक्ट है ना उसको अच्छे से करें, उसके ऊपर टेस्ट सॉल्व करें, उसके ऊपर की पीवाईक्यू देखें, उसी से आपका यही बेस बनेगा। लोग बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं, प्लीज सिर्फ टेक्निक, मैं ये नहीं बोलती कि एलिमिनेशन टेक्निक लागू नहीं होती है, बट जिसके पास अच्छा खासा नॉलेज है, अच्छी खासी क्लैरिटी है, वही लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, वही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप बिना नॉलेज के उसी के बेस पे जाओगे ना तो नहीं क्लियर होगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, प्लीज आप सब्जेक्ट, अभी टाइम है, सब्जेक्ट को अच्छा खासा टाइम दीजिए, करंट अफेयर्स के पीछे मत भागिए, कोई आउटपुट अच्छा नहीं आएगा सिर्फ करंट अफेयर्स के पीछे भागने से, ना प्रीलिम्स आपका क्लियर होगा उसी इकलौते सब टॉपिक से। मैं नहीं बोलती कि आपको करंट अफेयर्स छोड़ के जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। पीटी 365 है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बस बता रही हूँ कि आप कोई भी कोचिंग क्लासेस का मटेरियल एक ही फॉलो करें, बस एक ही को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। अभी बस हार्डली हमारे पास 3 मंथ्स है प्रीलिम्स के लिए, तो फोकस सीसैट को भी अच्छे से टाइम दीजिए, सीसैट को भी अच्छे से सॉल्व करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।